जैन सर को, जो हम सबके गुरुदेव हैं, सभी माँ गुरुओं को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। और आज एक ऐसी महिला आपके सामने बैठी है जी, जिसकी कहानी एक बहुत अलग कहानी है। मैं हम 6 भाई बहन हैं। 6 भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ मैं। हम एक ऐसे गांव से बिलोंग करती हूँ कि वहाँ पे पढ़ाई-लिखाई के नाम पे तो कुछ भी नहीं था। मतलब भाइयों को पढ़ाया था पर मुझे नहीं पढ़ाया था। छोटी-सी थी, जभी से पढ़ाई बंद कर दी कि बोले लड़की है, अकेली कहाँ जाएगी पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई बंद करा दी मेरी। पहली क्लास में गई थी, ये मात्र पहली क्लास में ही बंद करा दी। तो पढ़ाई के नाम पे मुझे आज साइन करना भी नहीं आता। और फिर उसके बाद 14 साल की एज में शादी कर दी। 14 साल की एज की एक लड़की, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी होती है। उसको कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं जानती थी, शादी के कोई भी मायने नहीं जानती थी मैं। सिर्फ़ इतनी बस खुशी थी कि हाँ, मेरी सिटी में शादी हो रही है ग्वालियर। बस यही खुशी थी और इसके अलावा कुछ नहीं आता था मुझे। पढ़ी-लिखी भी नहीं थी, तो शादी हो गई। बहुत सारे सपने थे। सपने कैसे थे कि बाज़ार में घूमने को मिलेगा, बाज़ार में अच्छी-अच्छी साड़ी मिलेंगी, अच्छे-अच्छे कपड़े मिलेंगे, गहने मिलेंगे। बस यही छोटे-छोटे सपने थे कुछ। शादी के बाद आके जब देखा, तो वो सारे सपने भी मतलब चकनाचूर हो गए। यहाँ आके जब देखा मैंने, तो यहाँ पे भी बहुत हमारे हालात वैसे थे, मतलब बहुत गरीबी स्थिति थी। तो उसके बाद मैंने अपने सारे सपने समेट के रख लए और मैंने सोच लिया कि बस मेरी ज़िंदगी शायद ईश्वर को यही मंज़ूर था, तो इसी के साथ मुझे हर हाल में खुश रहना है और लाइफ़ को हँसी-हँसी, खुशी-खुशी बिताना है। बस पति के साथ संघर्ष करते रहे, काम करते रहे। सबसे पहले तो जब मैं शादी होके आई तो पति कुछ नहीं करते थे, सर कुछ नहीं करते थे, बस ऐसे ही घूमते रहते थे। तो 4-4 5-5 दिन ससुराल में कहीं-कहीं जाना होता, कहीं क्या जाना होता तो बोलते थे उम, बेरोज़गार है, काम नहीं करता, कुछ ऐसे ही फालतू घूमता रहता है। तो इस तरह के शब्द सुनने के लिए मिलते थे। फिर 2 साल के बाद एक बेटा हुआ तो फिर खर्चे और बढ़ गए। तो पिताजी बोले कि खुद कमाओ और खुद खर्चा करो, मेरे पास अब खर्चा नहीं है। तो फिर सर ने फिर कुछ काम किया था, उस समय कुछ काम नहीं था। 700-800 रुपए की नौकरी थी। कोई भी नौकरी कर लो 700-800 रुपए की थी। तो फिर एक लोहिया मार्केट में लोह की दुकान पे काम किया, वहाँ पे कुछ समय काम किया। उसके बाद में फिर वो काम छोड़ा क्योंकि जितनी मेहनत थी वहाँ पे वो उतना पैसा नहीं था। वो काम छोड़ के फिर सब्जी की दुकान लगाई, फिर उसमें भी ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं हुआ, फिर वो भी छोड़ दिया। फिर वहाँ से छोड़ के ऐसे-ऐसे फिर एक और बेटी हुई, तो और ज़्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ गई, और ज़्यादा खर्चे बढ़ गए। फिर उसके बाद ऐसे ही चलती रही ज़िंदगी, काटते रहे। मैंने कभी भी अपने मायके में जाके ये नहीं बताया कि हमारे घर की क्या स्थिति है। जब भी मायके में माँ पूछती थी कि बेटी कैसी है? मैं बोलती थी बहुत अच्छा है, बहुत मैं खुश हूँ, बहुत अच्छे से चल रही है ज़िंदगी। पर सच तो ये है कि हमारी ज़िंदगी हम जी नहीं रहे थे, बस काट रहे थे ज़िंदगी को। कैसे न कैसे चल रही थी ज़िंदगी। उसी के साथ-साथ चलते-चलते फिर उन्होंने और काम करे, कई काम करे, कई सारे काम करे, चलते-चलते फिर एक बेटी और हुई, फिर वो खत्म हो गई, फिर एक बेटी और हुई, वो भी खत्म हो गई। वो बीमार रहीं बहुत ज़्यादा, तो जितना मतलब हमारे जान-पहचान वाले थे, उनसे कर्जा ले लेके उनका इलाज कराया, बहुत संघर्ष किया पर उनको नहीं बचा पाए हम। 2 बेटियाँ मेरी खत्म हो गईं। उसके बाद फिर एक और बेटी हुई, उसको जैसे-तैसे फिर वो भी बीमार रही तो वो भी बचा ली हमने, फिर वो सही हो गई। उसके बाद फिर भी संघर्ष चलता रहा, तो मैं भी बीमार रहने लगी, फिर बहुत ज़्यादा मेरी भी तबीयत खराब होने लगी। उसके बाद फिर बस ऐसे ही ज़िंदगी से जूझ रहे थे, कहीं कुछ काम चलता रहा, चलती रही ज़िंदगी, काट रहे थे ज़िंदगी को, जी नहीं रहे थे हम। कितनी संघर्ष भरी ज़िंदगी थी कि जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आते थे, तो हमारे पास जो पिताजी का मकान था, उसमें से 2 हिस्से हो गए थे, तो हमें एक-एक रूम मिला था। एक-एक रूम मिला था, तो उसी एक रूम में ही हम एडजस्ट कर रहे थे। उसमें जब कोई मेहमान हमारे घर पे आते थे, तो पहली बात तो हम बुलाते नहीं थे किसी को। जैसे कोई बोलता था कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, तो
सर बोलते थे कि आप नहीं आओ, मैं घर पे नहीं है, मैं ही आपके यहाँ आ जाता हूँ। तो वो ही पहुँच जाते थे क्योंकि हमें पता था कि हमारे हालात बहुत खराब है, सामने वाले को जैसे हम बड़ी-बड़ी बोलते हैं तो वो देखेगा कि तो हमारी असलियत खुल जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि इनके हालात कैसे हैं। तो हम किसी को घर पे नहीं बुलाते थे। जैसे कोई-कोई लोग आ भी जाते थे, तो फिर हम क्या करते थे, एक ही रूम में जैसे धरती में बिस्तर लगा के हम सो जाते थे। धरती में बिस्तर लगा के सो जाते थे, हमारे पास चारपाई भी नहीं थी। जैसे एक रूम था उसमें अलमारी, फ्रिज, कूलर कुछ भी ऐसा नहीं था, तो हमारे पास जगह थी धरती में, तो हम ध ज़मीन में बिस्तर लगा के सो जाते थे। फिर ऐसे ही ज़िंदगी चलती रही, फिर एक दिन मैंने सोचा किसी ने बताया कि छोटे-छोटे आपके बच्चे हैं, बच्चों को लेके आप धरती में सोती हो, कम से कम एक चारपाई तो होना चाहिए। तो हमारी इतनी भी हैसियत नहीं थी कि मैं एक चारपाई भी खरीद सकूँ। तो फिर चारपाई भी मैं अपने मायके से लेके आई। तो वो चारपाई भी शायद कैसे कहते हैं भगवान को वो भी मंज़ूर थी, तो वो चारपाई पे हम सो रहे थे। पता नहीं क्या हुआ रात के 12 बजे के समय जब सरवा पे सो रहे थे बेटे को लेके और मैं अपनी एक बच्ची को लेके ज़मीन में सो रही थी। वो चारपाई भी टूट गई। उसको भी रात में खड़े रह जाने काहे के लिए, तो वो चारपाई भी टूट गई, तो उस समय कैसे कहते हैं भगवान की मेहरबानी रही, तो मेरे जो छोटा बेटा था, वो नीचे सो रहा था, मैं उसको लेकर सो रही थी, तो जब मैं पाटी टूट के गिरी, तो बाल-वाल बच गए कि वो तकिया से बेटा नीचे खिसक आया था, उसकी मुंडी नीचे आ गई थी, तो बेटा बच गया, वो पाटी तकिया पे गिरी, तो वो बेटा बच गया उस समय मैंने सोच लिया कि आज के बाद मैं चारपाई भी घर में नहीं रखूँगी। तो चारपाई भी नहीं थी मेरे घर में। हम ज़मीन में सोते रहे और चलता रहा, संघर्ष चलता रहा। फिर सर ने ऑटो चलाई। ऑटो चलाते-चलाते हमें किसी नरवरिया सर मिले, इनको मीटिंग थी वहाँ पे ग्वालियर में, तो सर आए होंगे, तो उनको ऑटो से छोड़ने गए होंगे, जो मौका मिला वो ईश्वर की पता नहीं क्या प्लानिंग थी। तो हमें जो ऑटो में छोड़ने गए तो सर ने बताया वहाँ पे कि ऐसे-ऐसे जी बिज़नेस है, इनने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, कैसे का? तो उनने बताया कि ऐसे-ऐसे में और आप ऑटो कब तक चलाओगे? सर ने कहा। तो इनने सोचा, उनने चेक दिखाया, उनके साथ सारा दिन बिताया इनने क्योंकि छोड़ने भी यही गए थे और लेने भी सर को यही गए थे स्टेशन पे, फिर वापस भी इनने नहीं छोड़ा था। तो उनने बता गए थे प्लान, जो भी प्लान बताया था उनने बता गए थे, तो उनने उस समय सोच लिया, घर आके मुझे बताया। कि अपन को ऐसा-ऐसा एक बिज़नेस है, एक सर से मेरी मुलाकात हुई थी, उनका 2 ढाई लाख का उस समय चेक था, तो इनने बोला कि ऐसे-ऐसे अगर 2 ढाई लाख बोला है उनने तो 2 ढाई लाख छोड़ो, अगर हमारे घर में अगर 5,000 भी आ जाएँगे, तो क्या बुराई है? उनने कहा था 5 साल का ये बिज़नेस है, तो इनने कहा मेरे को कि अपने घर में अगर 5,000 भी आ जाएँगे तो बहुत है, 5,000 हमारे लिए बहुत है। मेरे को जैसा ही बताया मैंने एकदम से सोच लिया, बोले उसमें बताया दूसरी चीज़ कि ₹1000 का सामान लेना पड़ता है जब आईडी लगाते हैं तो। तो फिर मैंने सोचा मैंने हाँ कर दी, तुरंत हाँ कर दी क्योंकि मेरे घर में जब से शादी हुई थी, जब से लेके उस दिन तक ना ₹1000 का कभी सामान नहीं आया था इकट्ठा घर में कभी नहीं आया था। कभी 10 का चीज़ आती थी, तो कभी 20 की आती थी, तो कभी 100 की, कभी 50 की ऐसी चीज़ आती थी, वरना 1000 का कभी सामान नहीं आया था। मैंने तुरंत हाँ कर दी। मैंने की कोई बुराई नहीं है, तुम कर लो और कहते हैं आईडी लगा दो, कैसे लगाते हैं। उसके बाद में मैंने बस एक ही चीज़ की मुझे खुशी थी कम से कम मेरे घर में 1000 का सामान तो आएगा। तो सर ने बिना सोचे-समझे वहाँ पे एक ग्वालियर में एक व्यक्ति और थे, वो बिज़नेस कर रहे थे, तो उनसे मुलाकात हुई, उनने आईडी लगाई, उनने अपनी जेब से पैसे दिए, उनने आईडी लगाई। हमारे पास ₹1500 की उस समय जॉइनिंग लगती थी, वो भी नहीं थी हमारे पास, ₹1500 भी नहीं थे। उनने अपने पैसों से आईडी लगाई, हमने काम करना शुरू किया, बहुत मेहनत की। उस समय इनने डिसीज़न लिया कि बस ऑटो मुझे छोड़ना है। फ़ोटो छोड़ दी उसी समय फुल टाइम आरसीएम की, खूब भाग-दौड़ की, पर कैसे कहते हैं पता नहीं किसकी नज़र लग गई उस समय, तो कुछ कारण कंपनी हमारी बंद हो चुकी थी उस समय के लिए। तो जैसे कि पूजा मैडम ने बताया बहन ने कल परसों के दिन के लोगों ने ताने मारना शुरू किया। लोगों ने ताने मारे कि क्यों अब कहाँ गई आपकी आरसीएम? दिन-रात आरसीएम के गुणगान गाते थे, अब आरसीएम कहाँ है आप? भज गई आपकी कंपनी भज गई, ये हुआ, वो हुआ, कई कई सारे के सवाल हमें सुनने को मिले तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था। सारे सपने सब कुछ मतलब सिमट के रह गए।
पर कैसे कहते हैं एक ज़िद थी ना हमारे अंदर, बिना पढ़े-लिखे कैसे कहते हैं बिना पढ़े-लिखे ही इतिहास रचते हैं, पढ़े-लिखे तो सिर्फ़ पढ़ते हैं। तो हमारे अंदर ज़िद थी, बहुत बुरी ज़िद थी। हमने सोचा था कि आरसीएम भलेऊ बंद हो गई, पर कब तक के लिए बंद रहेगी? कब भी तो चालू होगी। तो हमने सोच लिया था, उस समय हमारी कोई पिन नहीं थी, कोई लेवल नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर भी सर के अंदर एक ज़िद ऐसी थी कि कुछ समय बिज़नेस कर लिया था उनने और वो उस समय स्टार्टिंग में उनने कोट पैंट टाई पहन रहे थे। तो उनने कहा कि मैं ये कोट पैंट टाई मैंने एक बार तो पहन लए, पर मैं इसको छोड़ के अगर तू मैं ये चाहे कि मैं ऑटो चला लूँ दोबारा तो मेरे से तो नहीं होगा, मैं ऑटो नहीं चला सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। करूँगा तो बिज़नेस करूँगा वरना इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करूँगा। तो 4 बच्चे 3 बच्चे थे उस समय जब स्टार्टिंग थी, 3 बच्चे थे मेरे, तो 3 बच्चों के साथ खर्चा कितना होता है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जब ₹100 कमा के लाते थे ऑटो से तो उससे मैं खर्चा अपना चलाती थी। पर वो ₹100 ही बंद हो गए क्योंकि ऑटो चलाना बंद कर दिया। आरसीएम कर रहे थे फुल टाइम। उस समय इतना जुनून था, इतना जोश था कि दिल्ली में धरना पे बैठे थे तो वहाँ तक चले गए। बोले मैं एक बार जाके देखता हूँ कि क्या माहौल है, कैसा क्या है, सबसे मिलूँगा, सुनूँगा तो मुझे पता तो चलेगा क्या है। क्योंकि ज़्यादा कॉन्टैक्ट किसी से नहीं हो पा रहा था, बातचीत नहीं हो पा रही थी तो दिल्ली तक चले गए। वहाँ पे 2 दिन बिताए दिल्ली में, 2 दिन वहाँ से लौट के आए। मेरे से बोले चिंता मत कर बिज़नेस अपना चालू होगा, आरसीएम फिर से चालू होगी और मैं करूँगा तो आरसीएम करूँगा। तो उस समय मैं लड़ती थी, मैं बोलती थी कि चालू होगा बिज़नेस, जब आप बिज़नेस कर लेना, जब तक तो आप दूसरा कोई काम कर लो, क्योंकि खर्चे के लिए हम परेशान हो रहे हैं। बहुत तंगी हो रही थी, बहुत परेशान हो रहे थे। कई लोगों से कर्ज़ा ले रखा था, कई लोगों से पैसे उधार ले ले रखे थे, तो वो लोग माँगने के लिए आते थे। तो मैंने इनको कहा, मैंने कि तब तक दूसरा कोई काम तो कर लो, बोले नहीं, करूँगा तो वही करूँगा वरना दूसरा कोई काम नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो घर पे मैं बोलती थी इसलिए घर से भग जाते थे। घर से भग जाते थे, सुबेरे निकल जाते थे, रात के 10 बजे आते थे घर, 10 बजे आते, 11 बजे आते जब घरे आते थे। उस समय बड़ी इतना दौर घर में इतनी परेशानी, इतनी मुश्किल चल रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत तंगा-तंगी चल रही थी। मेरे बच्चे एक-एक पैसे को तंग हो रहे थे, एक-एक कपड़े को, हर चीज़ को इतनी मतलब बहुत परेशानी आ रही थी उस समय। तो बस चल रही थी ज़िंदगी। फिर बिज़नेस ने फिर एक ये गाइडलाइन के साथ बिज़नेस फिर से खड़ा हुआ, फिर से चालू हुआ, फिर से आईडी लगाई। पहले लोग सबरे इतर-बितर हो गए थे, सब कुछ छूट गया था। सबरे लोग को जो भरोसा था वो भी उठ गया था। पर हमारा भरोसा बिल्कुल ऐसे बना रहा कि हमने कही कोई करे या ना करे बिज़नेस हम करेंगे। फिर हमने दुगनी ताकत से फिर बिज़नेस किया, आईडी लगाई, फिर से लोगों को इकट्ठा किया। पर जो लोग पहले जोड़े थे, जो लोग पहले काम कर रहे थे, उनने सबने बिज़नेस छोड़ दिया। सबके दिमाग में यही चल रहा था कि ये कंपनियाँ हैं, कभी भी भाग सकती हैं। तो हमने ये कहा कि कंपनी भाग जाएगी तो तुम्हारा क्या ले जाएगी? अगर कुछ समय के लिए बंद भी हो गई थी तो हमारा क्या ले गई? कुछ नहीं ले गई थी। पर टीसी सर ने जो इतने करोड़ों अरबों का इतना एम्पायर खड़ा किया है, इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी भीलवाड़ा में जो इतनी फैक्ट्री लगी हैं, अगर भग जाएगी तो वो तो रोड पे आ जाएँगी, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। तो उनने भी तो कुछ सोच के किया होगा, तो हमने तो बस टीसी सर पे भरोसा किया और कंपनी पे भरोसा किया और बस फिर से लग गए। जब फिर से लग गए, तो 1 साल नेट घर में बैठे रहे, 1 साल तक जब तक कंपनी चालू नहीं हो गई तो उन्होंने कोई भी काम नहीं किया था। पर जो हेल्थ गार्ड ऑयल है हमारा, वो हम आगरा से लेके जाते थे, खाने के लिए क्योंकि इनके लीवर बहुत खराब था। जब आरसीएम से पहले जैसे कि अभी आपने स्टार्टिंग की फ़ोटो देखी होंगी, इन्हीं के लीवर के कारण बिल्कुल दुबले-पतले थे, डॉक्टर ने बोल दिया था ये बचेगा नहीं। अगर इसको स्वस्थ रहना है तो इसको खाना-पीना तेल ऑयली चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और लीवर इसका बहुत खराब है। नसें भी पता नहीं कुछ चिपक सी गई थी तो ऑपरेशन की बोल रही थी डॉक्टर ने। पर मैंने ऑपरेशन नहीं करन था तो मैंने कि नहीं हम ऑपरेशन नहीं कराएँगे। तो उस समय हेल्थ गार्ड ऑयल मिला, हेल्थ गार्ड ऑयल से इनके स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिला तो आरसीएम कुछ समय के लिए बंद हुई थी। फिर भी हम हेल्थ गार्ड ऑयल जो डिपो पे पड़ा था, वो हम आगरा से लेके जाते थे। इकट्ठा आगरा से ले जाते थे और उसको खाते थे हम। एक ऑयल हमने बंद नहीं किया था, चाहे कितनी भी परेशानी रही हो, कितनी भी गरीबी रही हो, पर ऑयल बंद नहीं किया था क्योंकि उससे मेरे पति की जान बची। तो हमने ऑयल बंद नहीं किया था।
फिर संघर्ष फिर किया हमने, फिर स्टार्टिंग की, फिर से डबल डबल मेहनत की हमने। फिर मैंने इनको कहा, मैंने कि 5 साल के लिए, फिर रिश्तेदार तो कोई सुन नहीं रहे थे, जान-पहचान वाले लोग भी कोई नहीं सुनने को तैयार था। तो बहुत उदास हो जाते थे, पूरे महीना मेहनत करते थे, रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। मैं निकल नहीं पाती थी घर में से, क्योंकि मैं बीमार रहने लगी थी, जब तक बहुत बीमार रहने लगी थी। मेरे में कई बीमारियाँ शरीर में लग चुकी थी, तो मैं घर से निकलती थी नहीं थी, बच्चों को सँभालती थी। कि उस समय हमारा जो घर का मकान था, जो पिताजी का दिया हुआ मकान था, वो भी बिक चुका था, कर्जा ज़्यादा हो गया था हम पे। क्योंकि बच्चियाँ भी मेरी बीमार रही थीं, तो और इधर कंपनी भी बंद हो गई थी, काम भी बंद कर दिया था। तो वो जो पिताजी की देन थी, जो मकान था छोटा-सा, वो भी बिक गया था। तो कर्जे में पूरे पैसे चले गए थे। हमारे पास कुछ नहीं बचा था, किराए से रहने लगे थे। जब दोबारा बिज़नेस स्टार्ट किया, तब किराए से रह रहे थे हम। किराए से हमने बिज़नेस को फिर से खड़ा किया, फिर से चालू किया। तो लोग नहीं सुन रहे थे, तो मैंने इनको कहा कि देखो, गुरुओं ने कहा है कि 5 साल का ये बिज़नेस है, 5 साल इसको कर लो, 5 साल तक नो शादी, नो प्रोग्राम, कुछ भी मत करो, 5 साल तक सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। 5 साल के बाद आपको जो करना है ना, वो करो ना। मैं मानता हूँ कि आप पे 1000 परेशानी है, पर वो 5 साल अगर आपने बिज़नेस कर लिया, तो वो 1000 परेशानियाँ आपकी खत्म हो जाएँगी, मात्र एक ही चीज़ रह जाएगी, वो है आरसीएम, ओआरसीएम, आरसीएम। आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं रहेगी। आप 5 साल के लिए मेरी बात मानो और 5 साल लग के बिज़नेस कर लो। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कि अगर हमारी ज़िंदगी में ऑटो चलाना ही लिखा है, अगर हमारी ज़िंदगी में मूँगफली बेचना ही लिखा है, हमारी ज़िंदगी में अगर मेहनत मज़दूरी लिखी है, तो आप अकेले नहीं करोगे, हम सब मिल के करेंगे। पर 5 साल के लिए आप घर से बाहर निकलो। जहाँ लोग नहीं सुन रहे, तो किसी को मत बताओ, किसी को मत बोलो यहाँ से बाहर निकलो। तो मैंने सर को बाहर निकाला। बोले बच्चे छोटे-छोटे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कौन देखेगा? मैंने कि वो है ना ऊपर वाला, वो देखेगा। आप 5 साल के लिए बाहर निकलो। तो महीने में 10 दिन घर रहते थे, 20 दिन बाहर रहते थे। तो घर में उस समय बहुत परेशानी चल रही थी, बहुत ऐसा दौर निकल रहा था कि मैं अगर ज़्यादा गहराई तक जाऊँगी तो शायद बोल भी नहीं पाऊँगी, बता भी नहीं पाऊँगी। तो चल रही थी ज़िंदगी, बस काट रहे थे ज़िंदगी को। हम कहीं भी रिश्तेदारी में नहीं जाते थे, क्योंकि मुझे पता था अगर कहीं भी रिश्तेदारी में जाएँगे हम, तो हमारे पास पैसा नहीं था, कपड़े चाहिए अच्छे-अच्छे, तो हम कहीं भी रिश्तेदारी में नहीं जाते थे। 5 साल के लिए हमने सब बंद कर दिया। उसके बाद बस चलते रहे, चलते रहे। हमारे बच्चों को सर बोलते थे कि आप चिंता ना करो, बस थोड़ा रुक जाओ, अगले महीने ही अपनी रॉयल्टी हो जाएगी। सुई इतनी इनकम आएगी, इसी में आपको कपड़े दिलाऊँगा अच्छे-अच्छे। बस थोड़े इस महीना और रुक जाओ, फिर अगले महीने हमारी इतनी इनकम हो जाएगी, इसी में आपको ऐसा दिलाऊँगा, वैसा दिलाऊँगा। बच्चे बोलते थे, पापा अपनी रॉयल्टी नहीं, पापा अपनी इनकम नहीं। तो मैं बच्चों को सँभालती थी, मैं बच्चों को समझा देती थी कि बेटा बस इस महीना और रुक जाओ, अगले महीना बिल्कुल गारंटी के साथ हो जाएगी। इसी तरह से ज़िंदगी चलती रही, चलती रही। आज 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले मेरी बड़ी बेटी बोल रही थी कि मम्मी, हमारे घर में पहले पनीर कभी नहीं बनता था। हमारे घर में पहले कभी ऐसी कोई चीज़ें पापा ला के नहीं देते थे और आज देखो मेरे पापा से बोलना भी नहीं पड़ता। अ, हफ्ते में जैसे मतलब 1 2 दिन छोड़ के 1-2 छोड़ के हमारे घर में पनीर बन जाता है। तो मैंने कहा, मैंने बेटा ये सब कुछ आरसीएम की देन है। आज मैं जो चीज़ सोच लेती हूँ, वो बच्चों के लिए कर पाती हूँ। आज मेरे पास उस समय हमारा एक ही टारगेट था, जब मेरे 4-4 बच्चे थे, तो एक छोटा-सा लड़का था, कम से कम 15 साल की उम्र होगी उसकी, 15-16 साल की। उस लड़के ने कहा कि आपने 4-4 बच्चे कर तो लिए चाचा, वो हमारा रिश्ते में जेठानी का लड़का लगता था। उसने छोटे से बच्चे ने जवाब दिया कि चाचा आपके 4-4 बच्चे हैं, आपने ये भी नहीं सोचा कि 4-4 बच्चों का पालन-पोषण कैसे करूँगा मैं? और 4-4 बच्चे आपके हो गए, कैसे कहाँ से पढ़ाओगे-लिखाओगे, कहाँ से ब्याह करोगे, कहाँ से क्या करोगे इनका? और मुझे देखो मैं आज ₹500 महीने के कमाता हूँ। उस समय टिक्की का ठेला लगाता था लड़का छोटा, तो उस समय हमारे पास कोई जवाब नहीं था, पर वो दिल में आग लगी हुई थी। उस समय हम बिज़नेस नहीं कर रहे थे, सब्ज़ी का ठेला लगा रहे थे। दिल में आग लगी थी।
उनको जवाब नहीं दिया, ना सर ने कुछ कहा, ना मैंने कुछ कहा उनको। इनने कहा कि बेटा 4-4 बच्चे हैं मेरे, ईश्वर की देन है, पर कोई बात नहीं है। आने वाले समय में इन भगवान चेंज देता है तो चुन भी देता है, कोई बात नहीं है। और मोरे मेरे में बोले इतनी वो है काबिलियत, मैं भले हूँ पढ़ा लिखा नहीं है, पर बोले मैं अपने बच्चों का आने वाले समय में जो समाज में किसी की शादी नहीं रही होगी, ऐसी शादी करूँगा। उस समय मुँह से बोल दिया, हालाँकि हमारे पास कुछ भी नहीं था उस समय, पर बोल दिया ऐसे ही। हमें पूरी-पूरी रात नींद नहीं आती थी। बस यही सोचते रहते थे कि हम कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, कैसे इनका पालन-पोषण करेंगे। सारी रात में अवसर बतराते रहते थे, पर हमारे ख्वाब बहुत बड़े थे, बहुत ख्वाब बड़े थे। तो उन्हीं ख्वाबों को लेके, उन्हीं जो सपनों को लेके मैं तो आज सभी बहनों को यही कहूँगी, कभी न कभी किसी न किसी ने आपको ऐसे शब्द तो कुछ न कुछ बोले होंगे, जो दिल में चुभते हैं, पर हमारे पास कोई जवाब नहीं होता उनका। पर उन्हीं की कैसे कहते हैं, जिन-जिन लोगों को है ना किसी न ऐसा कुछ बोला है, उसी ने इतिहास रचा है। तो बस हम उसी बात को लेके और ठान लिया हमें कि हमें जी बिज़नेस एक उसमें एक ऐसी गहराई दिखी जिस बिज़नेस में हमें ऐसी गहराई दिखी जो शायद किसी ने नहीं देख पाई थी। हमें वो चीज़ दिख रही थी जो किसी को नहीं दिख रही थी। हम लोगों को बता रहे थे कि ये बिज़नेस दिख रहा है छोटा, दिख रहे इसमें हाँ, हाल पैसा नहीं आता, मैं मानती हूँ हाल पैसा नहीं आता और लोगों को हाल पैसों की ज़रूरत है। पर हमें वो चीज़ दिख रही थी तो शायद और किसी ने नहीं देखी थी। हमने कहा जब ये लोग जो हमारे जैसे ही व्यक्ति है जिनके 4-4 5-5 लोग के लाख रुपए महीने के आ रहे हैं। 2-2 ढाई-ढाई लोग के लाख रुपए महीने के आ रहे हैं। तो वो काम इनने किया है, वो काम क्या हम नहीं कर सकते? वो ही काम इन्होंने भी तो किया है, वो काम हम भी तो कर सकते हैं ना। इनने कुछ अलग से काम नहीं किया। इन्होंने जब हमने सर ने बताया था कि मेरे 2.5 लाख आ रहे हैं, मेरे 2 लाख आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, तो बस हमने सोच के लग गए। हमने कहा कि गुरुओं ने कहा है कि 5 साल का बिज़नेस है, 5 साल तुम कर लो, 5 साल बाद जी 5 साल तक जो इनकम आती है, वो तो एक ये समझ लो कि जैसे एक बच्चे की बची-पाकी आती है ना, बस वो पैसों की तरह समझ लो। 5 साल के बाद तो असली इनकम चालू होती है। बोले इस इनकम को मत देखना, आप 5 साल बाद की इनकम को देखना। तो बस जैसा-जैसा गुरुओं ने कहा बस हम चलते गए, करते गए। उसके बाद सर की रॉयल्टी आई, रॉयल्टी के बाद फिर जो समझ लो बस इनकम बढ़ती गई, चलते गए। मैंने कभी सर से ये नहीं पूछा कि हमारी इनकम कितनी आ रही है, कि हमारे महीने का चेक कितने का बना है, कि हमारा कितना पैसा आ रहा है। और ये बात सच है, मैंने आज तक मुझे ये नहीं पता पर्ल अचीवर हैं, मुझे ये नहीं पता कि आज भी हमारी सच में इनकम कितनी आती है। मुझे नहीं मालूम, मैं कभी सर से नहीं पूछती। हमारी कई बहनें ऐसी होती हैं, जो ज़िंदगी में कई दौर ऐसे भी आते हैं, जब बिज़नेस करते हैं, फुल टाइम बिज़नेस करते हैं, सवेरे से निकलते हैं, शाम के लौटते हैं, पति लेट भी हो जाते हैं, किसी से बोलना पड़ता है, घर-घर जाना पड़ता है। तो कई बार कई सारी बातें ऐसी भी आती हैं लाइफ़ में कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मेरी लाइफ़ में भी बहुत सारी बातें ऐसी आई, किसी ने कुछ बोला, पर मैंने ये कहा मैंने कि मुझे अपने पति पे भरोसा है। मेरे पति जब पूरी रात बाहर रहें, पूरे दिन बाहर रहें, मुझे अपने पति पे भरोसा है, दुनिया कुछ भी कहे। किसी ने कहा सिया बहुत पछताएगी, तू बहुत रोएगी, तेरा पति बाहर रहता है, पूरे-पूरे दिन रहता है, रात के 12 बजे लौटता है घर और कहीं जिसके घर जाता है, उसके घर जाता है। मैंने मुझे पता है मेरा आदमी क्यों जाता है किसी के घर। मैंने मुझे पता है आपको नहीं पता और मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पछताऊँगी। मैंने कि दुनिया की कोई भी ताकत आके कहे, दुनिया के हज़ारों आदमी भी आके कहे ना कि तेरा आदमी ऐसा है, फिर भी नहीं मानूँगी। मुझे पता है मेरा आदमी क्यों भाग रहा है। किसी ने कहा किसी दिन तो आज मेरी बात नहीं सुन रही तो बहुत रोएगी किसी दिन। मैंने कि मेरा पति इसीलिए तो भाग रहा है कि आज मैं रो रही हूँ तो मुझे 4 लोग देख रहे हैं, कल मुझे और कोई लो ना देखे इसीलिए मेरे पति भाग रहे हैं। मैंने कि आज वो क्यों भाग रहा है मुझे पता है, आपको नहीं पता। चलते रहे, रॉयल्टी आई। धीरे-धीरे जो हमारा पहला सपना था, पहला गोल था हमारा, जो मकान का टारगेट था, जैसे सर ने अभी दिखाया, वो मकान लिया हमने, मकान बनाया, बहुत अच्छा मकान है, उसमें 8 रूम है। अगर आज हम चाहें तो एक-एक व्यक्ति एक रूम में सो सकता है। फिर हमारा दूसरा सपना था कि हम फ़ोर व्हीलर गाड़ी लें, हमने फ़ोर व्हीलर गाड़ी ली। फिर हमारा सपना था बुलेट लें, तो हमने बुलेट ली। फिर हमारा सपना था कि बच्ची के लिए स्कूटी मतलब जो भी आज सोच लेते हैं, इस बिज़नेस से मुझे सब कुछ मिला है। सब कुछ मुझे घर, गाड़ी, बंगला मतलब सब हमारा दूसरा टारगेट है
कि हमारा एक बहुत खूबसूरत बंगला होए और वो भी डेट के साथ लिखा हुआ है हमारा, तारीख के साथ लिखा हुआ है, कौन-सी साल में लेना है, कौन से महीने में लेना है और जिसके पास लिखा हुआ गोल है ना, कोई ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। पहला हमारा सपना था हमारा घर का, तो हमने घर लिखा, बहुत खूबसूरत हमने घर लिया, घर बनाया। फिर हमने जब घर बनना था उसी समय फैमिली को बिठाया, सर ने लिखा कि हमें गाड़ी चाहिए। गाड़ी कौन से महीने में, कौन-सी साल में लेनी है, वो हमने लिखी। कैसे कहते हैं दम हम में नहीं है, हम में कुछ भी करने की दम नहीं है, दम है इस गोल में, हमारे सपने में, हमारे टारगेट में। वो हमें दौड़ाता है। ऐसा नहीं है बहुत से लोग ये भी करते हैं कि सपना लिख तो लेते हैं, बना तो लेते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, पर घर में किसी को बताते नहीं हैं। हमने सबको बताया, रिश्तेदारों को बताया, मोहल्ला वालों को बताया कि हमें इतने समय में ये चीज़ चाहिए। तो जब जैसे ही वो नज़दीक आती है ना, वो डेट आती है, तो सब लोग पूछते हैं क्योंकि उनको ये याद नहीं रहता कि डेट कब की लिखी है इसमें। उनको सिर्फ़ ये याद रहता है कि तुमने तो बोला था कि हम गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं। ले ली गाड़ी तुमने? हमने कहा ले रहे हैं ना। हमने जो डेट डाली थी उस डेट से पहले गाड़ी ली। जो मकान की हमने डेट डाली थी उस डेट से हमने पहले मकान लिया। बेटे की शादी हमने फाइनल की थी कि इतने साल में हमें शादी करनी है। उस डेट से हमने पहले बेटे की शादी करी। तो ऐसी शादी करी जो हमारे समाज में नहीं करी, मतलब हमारी रिश्तेदारी में किसी ने भी ऐसी शादी नहीं की। किसी ने भी शादी नहीं की, ऐसी हमने बेटे की शादी की। हमने गाड़ी ली मतलब सारे सपने मेरे पूरे हुए। अब मेरा दूसरा सपना है कि बंगला, उसके बाद में बेटी की शादी। मेरी मुलाकात भई चंडीगढ़ में, फिलर अवार्ड था। वहाँ पे मैंने एक ही संकल्प लिया कि जब मेरी कौन 2-3 बच्चों की माँ होते हुए अ, फाइट लड़ सकती है, बॉक्सिंग लड़ सकती है, ये सब कुछ घर के काम भी कर सकती हैं, तो हम महिलाएँ क्यों पीछे हैं? क्या हम महिलाएँ क्या नहीं कर सकती? सब कुछ कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है पढ़े-लिखे होना। मेरे पति जब स्टार्टिंग की थी तो उस समय जो आज हमारे बिज़नेस में वो लेडी नहीं है, जो उनकी ऑडियो आती थी, वो आरसीएम में थी, उनकी ऑडियो बहुत सुनते थे। मुझे थोड़ी-सी जेलस होती थी, मैंने कहा तुम इनकी वीडियो कुछ ज़्यादा नहीं सुनते हो ऑडियो, आप दिन भर सुनते रहते हो, उन्हीं के गुणगान गाते रहते हो। तो मेरे को उनने एक ही शब्द बोला कि वो कुछ बनी है, कुछ हासिल किया है, कुछ ऐसे काम किए हैं उनने, इसलिए मैं उनकी ऑडियो सुनता हूँ। जब ऐसा कुछ तुम कर लोगी तो तुम्हारी सुनूँगा। मेरे दिल को बात छू गई। मैंने कि जब इनने क्या किया? ये बोल रही हैं इसमें और जैसा ये बोल रही हैं जैसे मैं बोल सकती हूँ। मैं नहीं बोल सकती क्या? तो उसी समय मैंने ठान लिया कि मैं भी बोल के दिखाऊँगी, वो भी हज़ारों लोगों की भीड़ में खड़ी होकर बोलूँगी। हैं, उस समय फिर बीमारियों से जूझ रही थी जब सर बिज़नेस कर रहे थे। हेल्थ की बात करूँ तो बिज़नेस चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। पर वहाँ पे थोड़ी सर को प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मैं संग नहीं जाती थी, मैं मीटिंग में नहीं जाती थी, मैं कहीं नहीं जाती थी, सर जाते थे। तो सर ने किसी को कहा कि मैडम आप रॉयल्टी अचीवर हो, आप फील्ड में निकलो, बाहर निकलो। तो उन्होंने कहा कि पहले अपनी मैडम को बाहर निकालो, जब हमसे कहना। आप अपनी मैडम को तो कहीं नहीं ले जाते हो, अपनी मैडम को तो घर से निकालते नहीं हैं, हमसे कह रहे हैं। तो सर थोड़े उदास हो गए थे बाटन पे, मैं निकलती नहीं। उनने कहा कि आज मेरी मैडम पढ़ी-लिखी होती तो मैं अपनी मैडम को पहले निकालता जब आपसे कहता। तो उनने मेरे को आके बताया कि गुड्डी ऐसी-ऐसी बात है, घर पे मेरे को गुड्डी बोलते हैं वो। तो उनने कहा कि गुड्डी ऐसी-ऐसी बात है, ऐसे-ऐसे मेरे को कहा है। तो मेरे मन को बात छू गई। मैंने कहा मैं पढ़ी-लिखी नहीं है तो क्या हुआ? मैं घर से निकल सकती हूँ, मैं भी बोल सकती हूँ, मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। मैंने उसी समय संकल्प लिया, उस समय से लेके आज तक नो एक आधी मीटिंग छूटती है, वरना मैं हर मीटिंग में साथ जाती हूँ, हर जगह साथ जाती हूँ सर के, हैं? और हर किसी को मतलब फील्ड में भी हम जाते हैं तो साथ जाते हैं। उस समय फिर उससे पहले थोड़ी मेरी हेल्थ की बात चली तो किसी को इनने प्रोडक्ट आया था हमारे कंपनी में बहुत अच्छे प्रोडक्ट थे न्यूट्रीचार्ज। तो किसी को बताया होगा फील्ड में कि न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट है ये ऐसे-ऐसे फैट कम करता है, हेल्थ को स्वस्थ बनाता है, सुंदर बनाता है। हैं तो उनने कहा कि आपकी मैडम तो खुद ही ऐसी हैं। हाँ, सर आप हमसे कह रहे हो। पहले अपनी मैडम को फिट बनाइए, अपनी मैडम को सुंदर बनाइए तब हमसे कहिए।
कैसे कहते हैं, ईश्वर की प्लानिंग होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है, हमें पता नहीं होता। कभी-कभी कोई शब्द कुछ बोलता है ना, तो उस समय हमें बुरे लगते हैं। पर मैं तो ये कहूँगी, जो मेरी सोच है कि जो हमारी निंदा करता है ना, उसको हमेशा सैल्यूट करना चाहिए। क्योंकि वही हमें कुछ करने का रास्ता बताता है, हमारे अंदर जुनून आता है उस वजह से। हमारे अंदर एक जोश आता है, हमें वो रास्ता दिखाता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो उस समय उनने कहा इनको, तो इनने आके मेरे को बताया कि ऐसे-ऐसे नीट चार्ज बेचने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ऐसे-ऐसे तरह के लोग, मेरे को आज एक मैडम ने ऐसे कहा मुझसे, तो मेरी उससे झगड़ा हो गया। तो उनने बिज़नेस छोड़ दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर सर ये बाहर थे, उस समय न्यूट्री चार्ज की मीटिंग थी ग्वालियर में। मेरी तबीयत तो खराब थी बहुत ज़्यादा, तो इनने मेरे को कॉल करके कहा कि न्यूट्री चार्ज की मीटिंग है, अगर तुम बैठ लो मीटिंग में जा सकें तो चली जाना बेटे को लेके। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कि देख लूँगी अगर मैं जा सकूँगी तो। मैं उस मीटिंग में गई, वहाँ पे न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग चल रही थी, तो एक लेडी थी, दुबली-पतली सी कम उम्र की लड़की, उसने न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग दे रही थी कि जितनी ज़रूरत पुरुषों को है खान-पीन की, उससे डबल खुराक की ज़रूरत महिलाओं को है। तो मैंने सुना, बहुत गहराई से सुना, बहुत गहराई से समझा। हालाँकि सर हमारे पहले से ड्यूटी चार्ज ले रहे थे, बेटा मेरा ले रहा था, बेटी मेरी ले रही थी, पर मैं अकेली नहीं ले रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में डॉक्टरों ने ये भर दिया था ना कि ये बीमारी है आपको, इतनी बीमारी है कि सिर्फ़ डॉक्टर ही सही कर सकते हैं। तो मेरे अंदर वही, हालाँकि जी मेरे को बोलते थे कि न्यूट्री चार्ज लो तुम, तुम्हें मुझे पता है कुछ फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, तुम खा के तो देखो, पर मैं नहीं खाती थी। मैंने आके वहीं से डिसीज़न लिया, मैंने आके सर को कॉल किया। मैंने कि सर, मैंने कि मैं आज से न्यूट्री चार्ज खाना शुरू करूँगी। इन्होंने कहा कि मैं तो पहले से बोल रहा था और अच्छी बात है तुम खाओ। तो मैंने खाया, शाम के लिया, सुबह लिया। 2 दिन हो गए थे मुझे, 2 दिन में मुझे इतना अंतर मिला, जो मेरी सूजन इतनी-सी रहती थी, शरीर पे इतनी सूजन रहती थी कि पैरों में अगर ऐसे उँगली लगाऊँ तो ऐसे-ऐसे गड्ढा पड़ जाती थी। हैं, और बहुत सारी समस्या थी, जैसे आँख की भी डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल रही थी। पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया था, मेरा इलाज चल रहा था, पर मुझे आराम बिल्कुल नहीं पड़ रहा था। इतनी दवाइयाँ लेती थी मैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेती थी, पर बोले बिल्कुल आराम नहीं पड़ रहा था। मोटापा मेरा 100 किलो से वज़न ऊपर ही था, नीचे नहीं था। बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही थी। उस समय सर के पास पैसा नहीं था, इतना पैसा नहीं था कि मेरे ऊपर भी इतना पैसा लगा सकें, 4 बच्चों का खर्चा भी था, उनका बाहर जाना-आना वो भी खर्चा था, और मैं बीमार पे बीमार होए जा रही थी, तो मेरे ऊपर कहाँ तक पैसा लगाती थी। एक दिन ऐसा आ गया कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, इतना इलाज कराने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा था, तो मैंने बस ये सोच लिया था, क्योंकि जब मेरी हालत ऐसी हुई थी, कमर पे से मेरे पैर सपे ही रह गए थे। तो डॉक्टरों ने बोल दिया था, पता नहीं क्या नसें ब्लॉकेज हो गई हैं, क्या हो गया है, कुछ ऐसा ही बोला था। तो बोले ये ठीक नहीं हो सकती, या तो दिल्ली ले जाओ आप, या ठीक नहीं हो सकती, नसें ब्लॉकेज हो गई हैं। कहते हैं और भी समस्या थी, कई सारी समस्या थी, जो कुछ बातें ऐसी हैं मैं नहीं बता सकती। बहुत ज़्यादा मैं बीमारियों से जूझ रही थी। मैडम ने कहा इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा तुरंत, नहीं तो ये पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया है। तो मैंने वहाँ पे कहा इनको, मैंने कि देखो मुझे भर्ती मत करो, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। अब एक ऑपरेशन तो मैं पहले ही करा चुकी थी, फिर भी ठीक नहीं हुई थी। मैंने मुझे ले चलो, मरूँगी मर जाऊँगी, बचाऊँगी बच जाऊँगी, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। काउंटर पे रुपये जमा करे-कराए मैं लौटा के ले आई घर। मैंने कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। ईश्वर की मेहरबानी हुई कि वहाँ पे मैंने वो दवाई नहीं ली, फिर हमारे बीच में ड्यूटी चार्ज आया। मैंने वो लेना शुरू किया तो उससे मुझे इतना सारा फ़ायदा मिला, इतना सारा लाभ मिला कि मेरी जो आँख की ऑपरेशन की बोल रही थी डॉक्टर ने, वो जाली भी हट गई आँखों पे से। जो समस्या थी, जो बॉडी में इन्फेक्शन बता रही थी मैडम, इतनी बॉडी में से स्मेल आती थी कि मेरे पास में कोई बैठ नहीं पाता था। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। 3 महीने से ब्लीडिंग की दिक्कत थी, चल रहा था, बंद नहीं हो रहा था बिल्कुल, तो वो भी उसमें भी मुझे लाभ मिला, आराम मिला। जो सूजन थी, वो भी मेरी बिल्कुल बंद हो गई, बिल्कुल सूजन मेरी खत्म हो गई शरीर पे से। जो मैं 4 जीना भी नहीं चढ़ पाती थी, एक एक मंजिल की जीना मैं बैठ-बैठ के चढ़ती थी, तो वो मैं आज उस समय लेके 10 मंजिल जीना चढ़वा लो, लिफ्ट से नहीं जाती। यहाँ दिल्ली में भी कहीं भी आना-जाना होता है तो लिफ्ट से नहीं जाती, मैं जीना चढ़ के ही जाती हूँ। मुझे बहुत आराम मिला, मेरी मतलब लाइफ़ पूरी चेंज हो गई वहाँ से। जब से मैंने न्यूट्रीचार्ज लिया, मेरे स्वास्थ्य, मेरी लाइफ़ पूरी चेंज हो गई। शरीर में भी निखार आया, पूरी बीमारियों से छुटकारा मिला। आज जैसी बैठी हूँ तो आपके सामने हूँ, हैं?
जो कुछ हूँ मतलब सब कुछ मिला, हेल्थ, वेल्थ, पैसा, नाम, शोहरत, दौलत सब कुछ है। आज मेरे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है और मेरे पति में भी सुधार आया। और क्या है, उनके भी लीवर में दिक्कत थी, तो उनको भी आराम मिला। मेरा छोटा बेटा है, उनको मैडम ने वो बताया था इन्फेक्शन, क्योंकि उसके दस्त बहुत जाते थे। वो जब से पैदा हुआ था, दस्त चलते ही रहते थे, चलते ही रहते थे, दिन में 10 दफ़े लेट में जाता था। उसको न्यूट्रीचार्ज किट्स दी मैंने, तो उसको भी आराम मिला, उसको भी पिला रही हूँ बराबर, वो भी बहुत स्वस्थ है आज, बहुत हेल्थी है, बढ़िया है। मेरी बड़ी बेटी है, उसका जब पहला टाइम पीरियड आया तो उसको भी दिक्कत बहुत ज़्यादा आई, तो मैडम ने बोल दिया इसकी ये जाँच कराओ, वो जाँच कराओ, ये क्या। मैंने इनको बताया सर को, मैंने ऐसी-ऐसी बात है, मैडम ने ऐसा कहा है। तो इनने कहा, "पागल हो तुम, डॉक्टर के पास लेके ही क्यों गई?" बोले, "अपने पास सारी सुविधाएँ हैं, सब कुछ है, न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन दो बेटी को, टैबलेट दो और कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं।" तो आज मैं सभी माताओं-बहनों को कहूँगी कि अपनी बहू-बेटियों को न्यूट्रीचार्ज दें, उनको गामा ओरिजिनल दें। आज मैं गामा ओरिजिनल लेती हूँ, मेरा दोबारा से फिर से थोड़ी ना दिक्कत आई, जो पहले मुझे बीमारी थी उसी ने साथ थोड़ा-सा झटकाव है, मुझे फिर से आया कमर पे से वही पैर मेरे फिर से दिक्कत करने लगे, कुछ 1 महीने पहले। तो एक पैर बिल्कुल सुन्न पड़ने लगा, रहने लगा, पैर पैर रहने लगा, बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैंने गामा ओरिजिनल 2 टाइम लेना शुरू किया, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। दोनों टाइम गामा ओरिजिनल ले रही हूँ और मैं 2 से गामा ओरिजिनल बेच चुकी हूँ, जो चंडीगढ़ का है ना टारगेट पूरा कर चुकी हूँ और मुझे बोलना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता। पर जो किताब है, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट की किताब है, न्यूट्रीचार्ज गामा ओरिजिनल की किताब है, उससे मैं बिज़नेस करती हूँ। पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हूँ, पति के साथ चलती हूँ, बिज़नेस को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और दोनों मिलके बहुत ऊँचाई तक ले जाएँ। थैंक यू सर, मैंने बहुत समय ले लिया और मुझे सुना उसके लिए बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बहुत सभी माँ गुरुओं को, सभी बहनों को बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद।